हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ग्रेड 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5। लेट्स जस्ट वेट अ मिनट सो दैट आई कंफर्म कि ऑडियो क्लियर है एंड विजुअल है, एंड देन विल स्टार्ट विद द चैप्टर। Okay, audio is clear. Shraddha Gupta, thank you so much. I was expecting कि कोई तो live आ जाएगा. It's an unscheduled live. So let's start. Good evening, Shraddha. ट्वेल्थ का वीडियोस, ओह ट्वेल्थ के वीडियोस भी मैं जल्दी आई ट्राई माई बेस्ट, कुछ ना कुछ बना दूंगा मैं, एटलीस्ट इंग्लिश कवर अप कर लूँगा। थोड़ा टाइम का इशू है, आई विल डेफिनेटली ट्राई बेटा। ओके, सो आई एम गोना स्टार्ट चैप्टर 5th ग्रेड 10th का पॉलिटिकल साइंस, चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी। ये चैप्टर रह गया था क्योंकि जब कोविड टाइम पे हम जब ये वीडियोस बना रहा था मैं, तब ये चैप्टर ओमिट था सिलेबस से, सो तभी मैंने वीडियो नहीं बनाया था। बट रिसेंटली किसी ने मुझे याद दिलाया कि सर चैप्टर 5 नहीं है, एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि आई नीड टू डू दैट क्विकली। सो सिंस पॉलिटिकल साइंस वीडियोज़ में ज़्यादा इमेजेस वगैरह मुझे कुछ नहीं एडिट करना होता है, सो लाइव सेशन मैंने सोचा लाइव सेशन करके ख़त्म करते हैं जल्दी। एंड बहुत ही छोटा चैप्टर है, हार्डली 3 पेजेस का चैप्टर है। सो हियर आई एम, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे हो, आप सब पढ़ाई कर रहे हो, सारे बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं सारे, एंड आप वीडियोस देख रहे हो मेरे, शेयर कर रहे हो वीडियोस को, आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ काफ़ी, एंड काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। सो थैंक यू वंस अगेन, एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट डाइव इनटू द चैप्टर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये चैप्टर पहले तो आपको स्टार्ट करने से पहले आपके ऑफकोर्स मैं अजम्पशन लूंगा कि आपने बाकी के वीडियोस 4 चैप्टर्स क्लियर कर लिए हैं, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बहुत क्लियर रहे कि चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं। इंडियन डेमोक्रेसी की बात करेंगे यहाँ पे। इंडियन डेमोक्रेसी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पुराने वीडियोज में, काफी वीडियोज में, कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है जो डेमोक्रेसी को समझने के लिए हम सुनते हैं काफी, कि जो लोगों के लिए बना है, लोगों के तरफ से बना है और लोगों की भलाई के लिए ही ये होता है। ओके, तो मेजॉरिटी जो हम वोटिंग, बेस्ट एग्जांपल यहां पे हम देंगे डेमोक्रेसी का, इज दैट वोटिंग के अंदर हम सारे पार्टिसिपेट करते हैं, हम खुद अपने अंदर से एक लीडर चूज करते हैं और हम खुद सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो है, सबको जो हक मिला है एक साथ आने का, एक साथ अपनी आवाज रखने का और एक पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने का, ये एक डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। सो यहां पर हम बात करेंगे कि इंडियन डेमोक्रेसी को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, कितनी चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही है, इवन आफ्टर making all the systems, making all the provisions, constitution, laws, सब कुछ बनाने के बावजूद ऐसी क्या चीजें आ जा रही है जिससे इंडियन डेमोक्रेसी को प्रॉब्लम हो रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये मैं समझता हूं आपके जहन में, आपके कॉन्साइंस में आपके ये बहुत क्लियर होना चाहिए, ये बातें जो आज आप यहां पे देखेंगे इस वीडियो में, जिसकी वजह से आपको रियलाइज करना है टू बी अ बेटर सिटीजन, एंड आप ही हो, आपकी थॉट प्रोसेस ही है जो ये चीज बदल सकती है, जो इस चैलेंजेस से हमें ऊपर ला सकती है। ओके, सो लेट्स, आई एम क्विकली गोना स्टार्ट नाउ। एज वी हैव सेड अर्लियर, डेमोक्रेसी इज अ कंटिन्यूअस लिविंग प्रोसेस। Mere adoption of democracy does not bring democracy into practice. Alert and conscious efforts are required to sustain democracy.
It is necessary to understand threats to democracy in time and deal with them in a democratic manner. In this chapter, we will primarily focus on challenges before democracy in India. But before that, let us have a look at challenges before democracy at the global level. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, उसी को रिलेटेड यहां पे बात इंट्रोडक्शन में उन्होंने बता दी बहुत प्यारी सी, कि डेमोक्रेसी एक पहले तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और सिर्फ डेमोक्रेसी को हमने अडॉप्ट कर लिया, हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, इससे पूरा काम खत्म नहीं होता है। हमें डेली कॉन्शियस यानी खुद से ये डेली एफर्ट लेने हैं उसको सस्टेन करने के लिए, उसको हम प्रैक्टिस में लाना चाहिए, उसे हमें अप्लाई करनी चाहिए, हर लेवल पे डिसीजन मेकिंग के हर प्रोसेस पे हमें अप्लाई करनी चाहिए, और उसको जो भी थ्रेट, उसको जो भी चैलेंज आता है उसको इन टाइम यानी ऐसा नहीं हो जाए कि बहुत देर हो गई, हमने ये सोचा नहीं आगे का और अब बहुत देर हो गई कोई मेजर्स लेने के लिए। इसलिए वो कह रहा है डेमोक्रेसी इन टाइम, वी हैव टू डील विथ इट इन टाइम। हमें बहुत ही जल्द से जल्द उसके थ्रेट को आइडेंटिफाई करके उसके साथ डील करना चाहिए, और डीलिंग का मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीलिंग का मेथड डेमोक्रेटिक मैनर में होना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा, अभी जो चल रहा है ईरान में, अगर आपको पता होगा, ईरान में जो हिजाब रो चल रहा है वो, और बहुत सारे जो अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज है जहां पे मिलिट्री ने कब्जा कर रखा हुआ है, ये सारी चीजें जहां होती है, दिस इज नॉट द वे टू डील विथ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के हित में नहीं आता है वायलेंस करना, किसी पे जोर जबरदस्ती से फोर्सफुली पावर का इस्तेमाल करके किसी को कुछ करवाना, ये सारा डेमोक्रेसी के रेडार में नहीं आता है। तो यहां पे वो लोग बहुत क्लियरली, बहुत इजी वर्ड्स में लिख रहे हैं दैट डील विद देम इन डेमोक्रेटिक मैनर। तो यहां पर हम इंडिया से रिलेटेड चैलेंजेस देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लोबल लेवल, जो अभी हमने ग्लोबल लेवल यानी वर्ल्ड लेवल की बात की, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया उसके बारे में एक छोटी सी झलक हम देखेंगे। टुडे every nation in the world claims to be democratic, but in reality very few nations in the world have democracy that protects the rights and freedom of people and gives priority to the welfare of people. Many democracies are facing the challenge of military takeover, spread of democratic values at the global level, and adoption of true democracy by all nations is a major challenge at global level. तो एकदम छोटे से पैराग्राफ में वही बात कह दी जो मैंने आपको बताई कि आज हम भले ही बहुत पूरी दुनिया में हर एक नेशन कहता है कि वी आर ए डेमोक्रेटिक नेशन, वी आर ए डेमोक्रेसी फॉलोइंग पॉलिसी हमारी सारी है ये सारी, बट रियलिटी में वो फॉलो कुछ ही लोग कर रहे हैं, जो अपने लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, जो उनके वेलफेयर को प्रायोरिटी दे पा रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे मिलिट्री टेक ओवर हो गया है, तालिबान ने पूरा कंट्रोल कर लिया है अफगानिस्तान में, ये सारी चीजें, जो ईरान में जो अभी पुलिस फोर्स ने कितने मासूमों को मार दिया, ये सारी चीजें जो है ये सारी डेमोक्रेसी की हत्या है, ये सारा रॉन्ग चीज है, ये सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बाहर की बातें हैं। तो इवन आफ्टर सेइंग कि हम डेमोक्रेटिक नेशन है, हम एक्चुअल में वैसे एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये ग्लोबल लेवल का चैलेंज है जो हमें समझना है और हमें उसको खत्म करना है। Democratic values are found to be very weak even in those nations where democracy appears to be deep rooted. In nations like India, democracy appears in the form of voting, इलेक्शंस, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, जुडिशरी एटसेट्रा। तो ये लाइन को मैं चाहूंगा पहले तो आप अंडरलाइन कर ले कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी यानी हम कौन से रूप में उसे देखते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया वोटिंग एज एन एग्जांपल। तो वोटिंग जो हम करते हैं वो एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है, इलेक्शंस जो होते हैं वो हमारे डेमोक्रेसी का हिस्सा है। हमारा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जिस तरह से बना है कि हम लोअर लेवल से हम सिलेक्ट करते हैं एमएलएज, वो एमएलएज आगे जाके आगे उसमें से कोई एक सीएम बनता है, उसमें से आगे जाके एक पीएम यूनियन मिनिस्टर्स बनते हैं। ये सारा जो हमारा नीचे ग्राउंड लेवल से जो चालू होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। जुडिशरी जो हमारा पूरा कोर्ट सिस्टम पूरा जो है वो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। जहां पर हाई कोर्ट में अगर आपको लगता है कि आपका काम नहीं बना तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की चीज को भी रिवर्स कर देता है। ये हमारे डेमोक्रेसी का हिस्सा है कि कॉमन मैन सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, प्रेसिडेंट तक जा सकता है अपनी बात, अपनी जस्टिस पाने के लिए। ये हमारे डेमोक्रेटिक का हिस्सा है। सो ये आप लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। To become a way of life, democracy must be practiced in each and every aspect of social life. तो ये
अगेन वही बात आ गई जो मैंने कहा कि डेमोक्रेसी डेली बेस पे आप एज अ सिटीजन जो चीजें करते हो, वो छोटी छोटी हरकतों में डेमोक्रेसी की बात होती है। आप जब अगर किसी को फोर्सफुली अपनी बात मनवा रहे हो तो आप डेमोक्रेसी के खिलाफ का काम कर रहे हो। several measures such as inclusion of all social components, autonomy to social institutions, empowerment of citizens, protection of human values need to be adopted for real cultivation of democracy. So again इसको भी मैं चाहूंगा आप अंडरलाइन कर ले पैराग्राफ। ये कह रहा है कि आप एडॉप्शन ऑफ रियल डेमोक्रेसी के लिए आप क्या क्या आगे क्या कर सकते हो, डेमोक्रेसी को रियल में अप्लाई करने के लिए क्या क्या कर सकते हो। सो इंक्लूजन, ये बहुत ही की वर्ड है। इंक्लूजन यानी सबको साथ लेके चलो, इंक्लूड करो, सभी को इंक्लूड करो, इंक्लूड करके साथ में चलो सबके। तो सारे सोशल कंपोनेंट्स मतलब यहां पर हम जो वीकर सेक्शंस हो गए, डिफरेंटली एबल्ड पीपल हो गए, ये सारे विमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, जो बैकवर्ड्स है, ट्राइब्स है, ये सारे जितने सारे अलग अलग सोशल कंपोनेंट्स है, माइनॉरिटीज है, ये सभी को साथ लेकर चलो, उनको इंक्लूड करो, उनको इंक्लूड करो। ये चीज यहां पे बोल रहे हैं। हर एक का एक ऑटोनोमस पावर दो उनको, सोशल इंस्टीट्यूशंस को, सिटीजन्स को पावर दो कि वो अपनी आवाज रख सके, अपना हित में वो अगर कुछ प्रॉब्लम है, उनके प्रॉब्लम हो रहा है तो वो अपनी आवाज रख सके। एंड ह्यूमन वैल्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज को प्रोटेक्शन दो। ओके, सो ये सारी चीजें हमें डेमोक्रेसी के कल्टीवेशन के लिए करनी चाहिए। Another challenge before democratic nation is to ensure that democracy becomes deep-rooted. Freedom, equality, fraternity, justice, peace, development, and humanitarianism are the values that should be practiced at all levels of the society. The mass support of this purpose can be gathered only through democratic means. तो again हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत ही जड़ तक जानी चाहिए, डीप रूटेड यानी कि बहुत उसका जड़ स्ट्रांग हो जाना चाहिए, इतनी पावरफुल होनी चाहिए। उसके लिए हमें हर लेवल पे फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे में रहना, ब्रदरहुड भी कहते हैं, ग्रुपिज्म, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी बना के रहना, उसे फ्रेटर्निटी कहते हैं, ब्रदरहुड। तो जस्टिस, पीस और ह्यूमैनिटेरियनिज्म यानी कि इंसानियत की भावना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज लैकिंग है। एक एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते पे तो लोग रेदर देन कॉलिंग द मेडिकल स्टाफ, रेदर देन कॉलिंग द पुलिस स्टेशन, एम्बुलेंस, वो लोग वीडियो बनाना चालू करते हैं, रील्स बनाना चालू करते हैं। रिसेंटली इसका एक आर्टिकल भी आया था बहुत हिंदुस्तान टाइम्स में रिगार्डिंग दिस। सो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, हमें इसमें हम इंसानियत भूल जा रहे हैं। कोई वो इंसान को लेके जाने के लिए रेडी नहीं है, उस केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है कि अरे एक्सीडेंट का केस है या अपने गाड़ी में नहीं बिठाना है। ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे हम अपने आप को डिफाइन करते हैं एज ह्यूमन, हम इंसानियत हमारे अंदर है कि नहीं। तो ये चीज जो है ह्यूमैनिटेरियन, ये सारी चीजें हमारे अंदर डीप रूटेड होनी चाहिए और हर लेवल पे होनी चाहिए, तब जाके हम डेमोक्रेटिक रियलिटी में हो सकते हैं। चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी, अब एज अ होल हम थोड़ा बात करेंगे, एट कंट्री लेवल अब बात करेंगे। To make democracy more meaningful, the government of India decentralized power and adopted the policy of reservation for women and weaker sections of the society. But we should think whether such measures really gave power in the hands of citizens. तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले तो बता रहे कि जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, डेमोक्रेसी को ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दिया। अब डिसेंट्रलाइजेशन पावर क्या है, ये हमने पहले के चैप्टर्स में देख लिया है। एक छोटा सा अगेन आपको रिकैप दे दूंगा। यानी पावर जो है बट गया है, वो किसी एक के हाथ में नहीं है, वो पावर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उसे डिसेंट्रलाइजेशन पावर कहते हैं। तो हमने ये पॉलिसी अपनाई है और साथ ही साथ हमने विमेन, वीकर सेक्शंस, जो बैकवर्ड क्लासेस है, ट्राइब्स है, SC ST है, इन सारे सबको हमने रिजर्वेशन वगैरह दिया है ताकि उनको हम पीछे ना छोड़ दे, मेजॉरिटी के रूल में माइनॉरिटीज को ना भूल जाए। इसीलिए हमने ऐसी पॉलिसीज बनाई है और ये हमने डेमोक्रेसी को ज्यादा हम यहां पर मीनिंगफुल बना सके, इसलिए हमने ऐसे स्टेप लिए हैं। बट वो बाद में हमें क्वेश्चन कह रहे कि क्या ये सारी चीज से एक्चुअल में क्या हमने सिटीजन्स के हाथ में पावर दिया है। तो आप इस बारे में थोड़ा खुद सोचिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या हमने
whether such measures really gave power in the hands of citizen. क्या हमारे हाथ में एक्चुअल में वैसा पावर आया कि नहीं आया डिसेंट्रलाइजेशन से? आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा. नेक्स्ट है कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म. तो पहला चैलेंज जो आया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इंडिया बीइंग अ डाइवर्स नेशन, मेरा ऐसा मानना है, हम हमेशा कहते हैं कि डाइवर्सिटी हमारी पावर है, डाइवर्सिटी हमारा यूनिक पॉइंट है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम कहते हैं इंडिया के लिए. लेकिन मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये डाइवर्सिटी में हम रिलीजियस बेसिस और स्टेट और लैंग्वेज बेसिस पे आपस में अलग अलग कम्युनिटी फॉर्म करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने आपस में डेवलप कर लिए हैं, जिसकी वजह से कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म एंड ये सारी चीज़ें उसका बेस बन जाती है. तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मैंने इतने टाइम में जो ऑब्जर्व किया है, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ के, अलग अलग टेक्स्ट बुक्स रीड करके और रियलिटी में जो न्यूज़ वगैरह जो हो रहे हालात लोगों के, उससे मैंने जो ऑब्जर्व किया, ये मेरा मानना है कि डाइवर्सिटी हमारा यूनिक पॉइंट होने के बावजूद हमें वो कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट के आड़े आता है और हमें प्रॉब्लम्स हो जाती है जब हम एक दूसरे को समझने की जगह पे एक दूसरे का खुद का मेरा ये मेरी लैंग्वेज मेरा ये बहुत सारी ये सारी इस तरह की बातें करने लग जाते हैं. सो उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक पॉइंट है, कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म. Religious conflict and the resultant terrorism is one of the major challenges before Indian democracy. तो ये religious basis पे लड़ाइयाँ होना, कम्युनिटी बेस में आपस में कम्युनिटी फॉर्म करके लड़ाइयाँ करना बेस्ड ऑन रिलीजन, ये हमारे लिए इसके और इसी के वजह से जो टेररिज्म पलता है ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. तो इससे हमें उभरना है, इससे हमें ऊपर आना है. Social stability gets hampered due to increasing religious hostility. People's participation in democratic process reduces to a great extent due to terrorism. तो हमारी जो स्टेबिलिटी है, सोशल स्टेबिलिटी है, वो हिल जाती है, वो खराब हो जाती है जब हमारे बीच में रिलीजियस तनाव पैदा हो जाते हैं, रिलीजियस हॉस्टिलिटी पैदा हो जाते हैं. एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के बेसिस पे हम जब लड़ने लग जाते हैं तब हमारी सोशल स्टेबिलिटी खराब हो जाती है और हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को हम हिला देते हैं. एंड ये सारी चीज़ें हमारे लिए चैलेंज है. नेक्स्ट है लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट, दैट इज द नक्सलिज्म एंड एवरीथिंग. सो नक्सलिज्म भी एक ये अगर आपको पता होगा, नक्सलिट्स जो अलग अलग बॉर्डर स्टेट्स में मोस्टली पाए जाते हैं टुवर्ड्स द ईस्ट, इंडिया नेशंस, आसाम वगैरह स्टेट्स आ जाते हैं इसके अंदर. साउथ में भी काफ़ी एरियाज हैं जहाँ पर ये सब है. आपने अगर न्यूटन जैसी मूवी देखी होगी या आयुष्मान खुराना की भी एक दो मूवीज़ है रिलेटेड टू नक्सलिज्म, या साउथ की कुछ सीरीज़ भी है जिसमें नक्सलिज्म की बात हुई है, कैसे तमिल स्पीकिंग पीपल एंड साउथ पीपल ये सारे टेररिज्म में इन्वॉल्व हो चुके हैं बेस्ड ऑन नक्सलिज्म. तो अगर आप थोड़ा अगर ये जानते हो तो आपको ये थोड़ा पता होगा ओरिजिनली ये स्टार्ट कैसे हुआ. तो जो ट्राइब्स थे पुराने, जो फार्मर्स थे जिनकी कोई लैंड नहीं थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, तब की बात है जब ब्रिटिश चले गए, जब हमने स्टेट कंट्रोल चालू किया, तो कुछ फार्मर्स जिनकी लैंड नहीं थी, जो ट्राइब्स जिनका कुछ था नहीं, वो ट्राइब्स नोमैड्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले ट्राइब्स थे. ये सारी चीज़ थी. जो बैकवर्ड सोशल क्लास के ट्राइब्स थे, ये सब लोग जो है ये लोग समझते थे कि हमें कोई हक नहीं मिला है, हमें हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है. तो ये उस टाइम पे स्टार्ट हो गया. उन्होंने ग्रुप बना दिया जिसे हम नक्सलिज्म कहते हैं. उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ जो भी गवर्नमेंट आई, उन्होंने अच्छा करने की कोई भी कोशिश की तो ये लोग वो करने ही नहीं देते हैं. वो लोग तुरंत गवर्नमेंट की कोई भी चीज को खारिज कर देते हैं, वो लोग उसके अगेंस्ट ही होते हैं, वो लोग गवर्नमेंट की बात सुनने रेडी ही नहीं है. इसलिए इस सारे रीजन्स में, आसाम मोस्टली नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो हमारे इंडिया के आसाम एंड मेघालय और ये सारे जो वहाँ पे जो जंगल्स है, ये सारे वहाँ पे ये सारा बहुत चलते आ रहा है. सो अगर आप वो पर्टिकुलर एरिया का हिस्ट्री पढ़ोगे या न्यूज़ भी पढ़ोगे तो आपको बहुत कॉमन वहाँ का सिनेरियो पता होगा कि कैसे पुलिस फोर्स आर्मीज को परेशान किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आर्मी कंट्रोल ज़रूरी हो जाता है. एंड वहाँ पे नक्सलिज्म टेररिज्म फैलाता है, लोगों को बहकाता है, माइंड वॉश करके उनको टेररिस्ट बना देता है. ये सारी चीज़ें हो रही है. एंड आज इतने सालों बाद, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स, इतने सालों बाद जो मेन मुद्दा था
जो फार्मर्स का, वो तो सब बाजू में हो गया है। एक प्रॉपर टेररिज्म छोटा सा अंदर ही अंदर बन चुका है, जो सिविल अनरेस्ट जो कि पैदा करता है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है लोगों के लिए। So let's read about that. Naxalism is a major problem in India. Naxalism began as a movement to remove injustice against aggressive landless farmers and the tribal people. But today Naxalism has become a violent struggle. In the Naxalite movement, the importance of problems of farmers and tribal people has reduced. Instead, violent measures to oppose the government policies, attacking the police forces and such other tactics are used by the Naxalite groups. तो वही सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी, आई होप आपको समझ में आई। नेक्स्ट, अगेन अ वेरी मेजर चैलेंज इज करप्शन। भले गवर्नमेंट कितनी भी अच्छी आ जाए, करप्शन इस लेवल तक पहुंच चुका है, और एक इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। हमारे इंसान का, एक पर्सन का कॉन्साइंस इतना वीक है, इतना वो उसकी छोटी सोच हो जाती है कि वो करप्ट बन जाता है, और जब पावर पे आ जाता है और वो करप्ट व्यक्ति अगर निकलता है तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करता है एट द ग्राउंड लेवल। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी अगेन कि पीएम जो योजना है उसके अंदर एक करप्शन ऑफिसर पकड़ा गया था, वायरल वीडियो हुआ था। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफिसर एंड ऑल दैट, बट वीडियो वायरल हुआ था काफी कि पीएम योजना, जो आवास योजना के तहत जो लोगों को घर दिए जा रहे हैं, उसके लिए जो पावर पे जो पीपल है, दे आर डिमांडिंग 50,000 रुपीज फ्रॉम देम फर्स्ट, तभी जाके उनको कुछ वो टिकट दे रहे या समथिंग, यू नो, उनका नंबर लिख रहे या समथिंग लाइक दैट। सो ये करप्शन जो है, ये करप्शन इतने स्मॉल लेवल पे उस पर्सन को सस्पेंड कर दिया गया था, ये न्यूज में मैंने जरूर पढ़ा था। सो ये करप्शन जब सामने आता है तभी उसके खिलाफ हम एक्शन ले पाते हैं, लेकिन बहुत सारा करप्शन सामने नहीं आता है, एंड दैट इज द मेजर प्रॉब्लम, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑल्सो कि लोग करप्शन और यू नो करते रहते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेट्स रीड अबाउट दैट। In India, the extent of corruption is said to be very high in public sector. Government's working capacity is reduced due to corruption at the political level and administrative levels. People develop distrust and dissatisfaction about the entire government system due to delay in the government work, poor public services and facilities, and different financial blunders. Corruption in the electoral process, bogus voting, bribing the voters, abducting the voters and such other things reduces people's confidence in the democratic process. तो यहां पर उन्होंने करप्शन को वोटिंग रिलेटेड भी बात कर दी है। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफिसेस में जब करप्शन हमें देखने मिलता है तो इंसान का भरोसा उठ जाता है, आम नागरिक का, कॉमन पीपल का भरोसा उठ जाता है गवर्नमेंट सिस्टम से, पूरी गवर्नमेंट को वो दोष देती है, जबकि एक छोटे लेवल पे उसने जब वो करप्शन फेस किया होता है। तो डिस्ट्रस्ट, डिससैटिस्फैक्शन, ये सारी भावना इंसानों में आ जाती है और वो लोग पूरे सिस्टम को ही वो रिजेक्ट करना चाहते हैं। और करप्शन इतना है कि अगेन मैं वो मूवी का नाम लूंगा, न्यूटन मूवी आप देखिए, बहुत अच्छा उसमें आपको देखने मिलेगा। राजकुमार राव की मूवी है जिसमें वोटिंग रिलेटेड उन्होंने वहां पे बात की है कि कैसे नक्सलिट्स वोटिंग नहीं करने देते हैं और गवर्नमेंट प्रोसेस में वो लोग यू नो बंदी मतलब बनाते हैं, एवरीथिंग, फायरिंग वगैरह भी होती है काफी। तो ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगी। गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी मूवीज देख के भी आपको पता पड़ेगा कि वोटिंग में कैसे वो लोग यू नो मैनिपुलेशन करते हैं, बैलेट बॉक्स वगैरह के अंदर इंक डाल के वो पूरा ये कर देते हैं। सो ये सारी चीजें जिससे आपको पता पड़ेगा कि हमारे ग्राउंड लेवल पे कैसी रियलिटी चेंज हो जाती है। भले गवर्नमेंट कितने भी रूल्स बना दे, कितने भी लॉज बना दे, ग्राउंड लेवल पे रियलिटी थोड़ी सी बहुत ज्यादा डिफर कर पाती है। ये सारी चीजें हमारे लिए चैलेंज है और करप्शन उसी का हिस्सा है। नेक्स्ट है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो अगेन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की आज हम देखते हैं कि कितने एमएलएस, कितने सारे जो नेता है, कितने सारे जो मिनिस्टर्स है अलग अलग लेवल पे, लोकल आपके एमएलएस की बात करें, अगर नगर सेवक की बात करें, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड आपको मिलेगा। करप्शन रिलेटेड मिलेगा या कोई मेजर होगा तो असॉल्ट वगैरह मिलेगा। मेजर असॉल्ट वगैरह होता है, मॉलेस्टेशन वगैरह होता है तो ऑब्वियसली पार्टी उसको तुरंत ही निकाल देती है। लेकिन छोटे मोटे करप्शन के अंदर कुछ ना कुछ पुलिस रिकॉर्ड आपको आज की तारीख में मिल जाता है। तो उसकी यहां पे बात कर रहे हैं कि इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल्स इन द पॉलिटिक्स। तो इन्होंने तो डायरेक्ट कह दिया कि क्रिमिनल लोग ने ही पार्ट ले लिया है पॉलिटिक्स में। सिंस पावर स्ट्रगल की पूरी बात है तो यहां पे क्रिमिनल्स जो है वो पूरा एरिया कंट्रोल करते हैं और किसी एमएलए, लोकल एमएलए के साथ वो मर्ज अप होके कल उठ के वो खुद
पॉलिटिक्स में उतर जाते हैं, तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है। इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम, समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज गिव कैंडिडेचर टू पीपल हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड, और वो लोग उनको टिकट, कैंडिडेचर मतलब उनको कैंडिडेट बनाते हैं क्योंकि वो पॉपुलर है लोगों में, या पॉपुलर नहीं है तो उनका उतना पावर है कि लोगों का वोट उसी को मिलना है, तो वो उनको वो फेस ऑफ देयर पार्टी बना देते हैं। फेसिंग क्रिमिनल एलिगेशंस एंड एलिगेशंस ऑफ करप्शन, ये सारे उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एलिगेशंस होते हैं। नाउ एलिगेशंस होना और रियल में क्राइम प्रूव होना, दोनों के बीच में फर्क है। दैट इज द रीजन कि कुछ गवर्नमेंट अलग से एक्शन नहीं लेती इनके खिलाफ। अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर सर इतना क्लियर है क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्रिमिनल एलिगेशन है, तो क्यों फिर भी गवर्नमेंट इलेक्टोरल प्रोसेस में उसको एग्री करती है कि हम ये कैंडिडेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एलिगेशन यानी सिर्फ मैं आप पे सिर्फ आपको कह रहा हूं कि आपने ये करप्शन किया है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि आपने कोई करप्शन किया है। तो एलिगेशन करना और रियलिटी में वो प्रूफ होना, दोनों के बीच में डिफरेंस है। दैट इज वाई एलिगेशन वाले बहुत सारे जो नेता हो जाते हैं, वो फिर भी उनको हम कैंडिडेट की तरह यूज करते हैं और उनको हम टिकट देते हैं। सोशल चैलेंजेस, दूसरे और सोशल चैलेंजेस जो हमें कॉमन, एज अ कॉमन ये जनरल पॉइंट है सोशल चैलेंजेस। अपार्ट फ्रॉम द चैलेंजेस मेंशन्ड अबाउट, इंडियन डेमोक्रेसी फेसेस अदर सोशल चैलेंजेस। द प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, करप्शन आता है जब, तो अनएम्प्लॉयमेंट चालू हो जाती है। प्रॉपर जब हम पॉलिसीज का फॉलो अप नहीं कर पाते, इकोनॉमिकल पॉलिसीज हो, फाइनेंशियल पॉलिसीज हो, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज हो, तभी जाके अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिसोर्सेज प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं। मैं चाहता था कि मैंने जो एक अलोकेट किया था पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ करप्शन वो नीचे तक नहीं पहुंचा और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, इंक्रीजिंग गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। कास्ट बेस्ड इश्यूज, कास्ट के ऊपर हमारे यहाँ पे अगेन कास्टिज्म के बेस पे अभी तक हम देखते हैं कि दलित महिला के साथ रेप होके उसको झाड़ से टंगा दिया गया, नाबालिग दलित लड़की को रेप करके झाड़ से लटका दिया। ये सारे बहुत ही हीडियस क्राइम्स अभी भी होते हैं, एंड ये कास्ट बेस पे ये सारी चीजें होती है, विच इज वेरी बैड, एंड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे लिए चैलेंजेस है जिसे हमें सॉल्व करना है। अब हमें वो बता रहे हैं व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू मेक इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। कुछ अपने तरफ से वो स्टेप्स बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। लेट्स रीड दैट। मेजॉरिटी ओपिनियन हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन डेमोक्रेसी। तो पहले ही मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी डेमोक्रेसी के अंदर हम मैक्सिमम मेजॉरिटी वोटिंग्स को ही हम मानते हैं, तो मेजॉरिटी का ओपिनियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे डेमोक्रेसी में। इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी गेटिंग मेजॉरिटी ऑफ वोट्स कम्स टू पावर, जो ज्यादा वोट लाता है वो पावर में आता है। पार्लियामेंट टेक्स ऑल डिसीजन बाय मेजॉरिटी, और पूरा पार्लियामेंट उसी से बना है। पार्लियामेंट में वोट्स लिए जाते हैं कि डिसीजन एक पर्टिकुलर बिल पास करना है कि नहीं, वो पर्टिकुलर लॉ बनेगा या नहीं, ये सारी चीजें। पार्लियामेंट टेक्स ऑल द डिसीजन बाय मेजॉरिटी। डेमोक्रेसी एम्स एट द वेलफेयर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, और डेमोक्रेसी का काम है कि पूरी मेजॉरिटी का ध्यान रखा जाए, वेलफेयर ऑफ द पीपल। When the importance is given to the majority, it is possible that injustice may be done to those of who are marginal and who are in the minority. तो अब ये कह रहे हैं कि जब हम मेजॉरिटी का ही सिर्फ सोचते हैं तो देयर इज अ चांस, एक पॉसिबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है कि जो मार्जिनल यानी को मार्जिन पे जो आप पढ़ते हैं, जो माइनॉरिटीज में आते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो सकता है। क्योंकि अगर लेट्स से 10 लोग हैं, 10 लोग में से 8 लोग एक पर्टिकुलर मूवी देखना चाहते हैं और 2 लोग वो मूवी पसंद नहीं करते, लेकिन 8 लोगों की वजह से मैं वही मूवी दिखाता हूं, तो हम कहेंगे कि 2 लोगों के साथ थोड़ा सा इनजस्टिस हो गया क्योंकि उन्हें वो मूवी नहीं देखनी थी। तो ये कहीं ना कहीं हो जाता है डेमोक्रेसी में, ऐसा ये कह रहे हैं। दो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट में मेजॉरिटी, माइनॉरिटी शुड ऑल्सो बी इंक्लूड इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो अब ये हमें सोल्यूशन क्या कह रहे हैं कि भले ही डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी की चलती है, हमें माइनॉरिटी को भी दिमाग में रखना है, हमें उन्हें भी इंक्लूड करना है। इसलिए स्टार्टिंग में पॉइंट आया था इंक्लूजन, हमें उन्हें भी साथ में लेके चलना है। माइनॉरिटी शुड बी इंक्लूडेड इन द ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक इनटू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि माइनॉरिटीज का भी जो इंटरेस्ट है उसको दिमाग में रख के चले।
इन शॉर्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एवरीवन्स ओपिनियन शुड बी कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, सभी का ओपिनियन इंपॉर्टेंट मानना चाहिए. Similarly, majority government should not be the government of the majority community. All the religious, linguistic, ethnic, caste groups should be get equal opportunity to participate in the decision making process. तो लास्ट में जो लाइन कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन वो रियलिटी में फॉलो बहुत कम होती है. आप अलग अलग अभी पॉलिटिकल कैंपेन चल रहे हैं सारे, आप कुछ ना कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को आप उनके स्पीच सुने, आप उनकी रैलीज को फॉलो करें, आपको समझ आ जाएगा कि वो लोग कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कास्ट को लेके चल रहे हैं, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रिलीजियस को टारगेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लिंग्विस्टिक बेस पे टारगेट कर रहे हैं और वैसे करके अपनी पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं. लेकिन हमें डेमोक्रेसी के दिमाग में रखते हुए हमें ये सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना है, सभी को इक्वल मान के चलना है, ये हमें समझना है और ये हमें फॉलो करना है. Judiciary in India is seen to be making conscious efforts to make political process transparent. तो हमारा जो कोर्ट है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रहा है डेली बेसिस पे कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखे. इसीलिए आरटीआई जैसे एक्ट बने थे ताकि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहे. To prevent criminalization of politics, judiciary has adopted measures like strict punishment to criminals and prohibiting criminals from participating in political process. आज की तारीख में कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि अगर आप क्रिमिनल प्रूव्ड हो कहीं ना कहीं इन द लॉ ऑफ कोर्ट, तो आप पार्ट नहीं ले सकते हो पॉलिटिकल प्रोसेस में. इसीलिए मैंने कहा कि क्रिमिनल प्रूव होना और एलिगेशन ऑफ अ क्राइम ये अलग चीज है, तो वो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा. Third point, to make democracy successful in India, it is not just sufficient to make efforts at the level of government, administration and judiciary. ये सिर्फ बड़े बड़े लेवल पे नहीं, ये ग्राउंड लेवल पे जाना है. Everyone, आप सभी, everyone at the social individual level should make an conscious effort towards it. हम सभी को करना है बेटा, हम सभी को साथ में ये छोटी छोटी बातें याद रखनी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये हमारे अभी से ही चालू हो जाता है. एजुकेशन फॉर ऑल कैंपेन, सबके लिए एजुकेशन होना चाहिए. क्लीन भारत कैंपेन, दैट इज स्वच्छ भारत, आप जानते ही हो ये स्वच्छ भारत कैंपेन, ग्राम समृद्धि योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, सच अदर प्रोजेक्ट्स आर अंडरटेकन एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो गवर्नमेंट तो ये सारी चीजें करती ही है, लेकिन आप भी उसे बेटा ग्राउंड लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे जब आप अपने अंदर चेंजेस लाओगे, अपनी सोच में चेंजेस लाओगे, अपनी कॉन्साइंस में चेंजेस लाओगे, तब जाके देश में कोई चेंजेस दिखेंगे. To increase political participation of women, 50% seats are kept reserved in local self-governing institution. तो ये तो आप जानते ही हो कि हम ज़्यादा पार्टिसिपेंट चाहते हैं विमेन का, इसलिए हमने 50% रिजर्वेशन भी करके रखी है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में. फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, टू मेक Indian democracy truly successful, it is essential to increase the participation of people at all levels. सभी का पार्ट होना चाहिए. आपको भी जैसे आप, I would suggest 18 हो तुरंत ही अपना वोटर्स आईडी बना दीजिएगा. आधार कार्ड आपका होता ही आजकल, डायरेक्ट आधार कार्ड पे भी वोटिंग होती है. तो ये सारी पार्टिसिपेशन अभी से चालू कर दीजिएगा. अपना कॉन्साइंस हमेशा स्ट्रांग रखिएगा, अपने मोरल्स और एथिक्स बहुत ही स्ट्रांग रखिएगा, और आप भी अपने लेवल पे जितना हो सके उतने चेंजेस लाइएगा. If such participation increases, especially at the level of government, it will help changing public policies. Public policies are made through interaction with the people. लोगों के interaction से ही public policies बनाई जाती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है interaction. Interaction with those who are not in the power is also important for success of democracy. और जो power में नहीं है उनके साथ interact करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. The values of equality, last में हमें बहुत अच्छा again, values of equality, liberty, social justice, secularism should be respected and implemented even in our personal life. आप पर्सनली अगर इक्वालिटी में मानते हो, लिबर्टी में मानते हो, सोशल जस्टिस, किसी के साथ गलत हो रहा है आप उसमें आवाज उठाते हो, दैट इज सोशल जस्टिस. सेक्युलरिज्म, आप हर एक रिलीजन को अपना रिस्पेक्ट दे रहे हो, खुद को जो मानना है मानो, जो रिलीजन फॉलो करना है करो, दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करो, हाथ जोड़ो, नमस्ते करो, आगे बढ़ो, उसको छेड़ो मत, उसके अगेंस्ट कुछ बात मत करो. ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं. अपना माइंड ब्रॉड माइंडेड रखो, नैरो माइंडेड मत बनो. ये सारी बात आपको पर्सनल लाइफ में फॉलो करनी है, तब जाके वो डोमिनो इफेक्ट होगा और वो स्टेट एंड कंट्री लेवल पे दिखेगा. फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, एवरीवन शुड कीप इन माइंड दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस ऑफ द नेशन. एंड इसी के साथ चैप्टर खत्म. हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है और हमें याद रखना है हम भी इसी नेशन के हिस्सा है
और हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा एंड बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर था, मैं समझता हूं लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसी के साथ हमारा ग्रेड 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5th चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया हो, आई होप आपको मजा आया होगा। प्लीज शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड कमेंट करें। आपको कोई डाउट्स होगा आप पूछिए, मैं जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। एंड रिगार्डिंग डिफरेंट स्टैंडर्ड, दूसरे स्टैंडर्ड्स के वीडियो जितना हो सके, जितने पॉसिबल वीडियोस होंगे, जो भी सब्जेक्ट पॉसिबल होगा, मैं जरूर ट्राई करूंगा वीडियोस बनाने का। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड कीप लर्निंग गाइज, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू, साइनिंग आउट।